सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्विक इजी लॉ। आज हम पढ़ रहे हैं आईपीसी का टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, जनरल एक्सेप्शंस और ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अगर आपने टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में ज़रूर देख लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम पे अब तक क्विक इजी लॉ को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, चैप्टर नंबर 4 बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस की, जो कि सेक्शन 76 से 106 तक आते हैं। सेक्शन 76 से हम शुरू करते हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जनरल एक्सेप्शन मतलब एक ऐसे एक्ट जिसके अंदर कोई आप ऑफेंस कमिट करेंगे तो जो है लॉ के अंदर जो लाइबिलिटी है आप जो है उससे सेव हैं। जब हम अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार देते हैं तो क्या है, वो प्राइवेट डिफेंस के अंदर कवर होता है। प्राइवेट डिफेंस किसके अंदर कवर है? जनरल एक्सेप्शंस के अंदर कवर है। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, एक्सेप्शन मतलब कब आप जो है लाइबिलिटी से सेव हैं या अपने आप को बचा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर 76 ये बात करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की। आपको यही 3 वर्ड सबसे अच्छे से याद रखने हैं। इसके अंदर आपको ये जो है इलस्ट्रेशन याद रखनी है कि जब एक सोल्जर जो है फायर करता है ना मॉब मतलब भीड़, बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फॉर्मिटी ऑफ द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। तो भैया जब ए का जो बॉस है सुपीरियर उसको ऑर्डर करते हैं कि इस झुंड पे आप गोली चलाइए तो ए की कोई गलती नहीं है। ये जो है सेक्शन 76 बात कर रहा है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय द लॉ। तो क्या ही वॉज बाउंड बाय द लॉ। यहाँ जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ भी कवर है। तो ऐसे सिनेरियोज में जो है उसके ऊपर जो है पनिशमेंट उस पर अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन 76 बात करता है बाउंड बाय लॉ। सेम चीज़ बात करता है सेक्शन 79। वहाँ जो वर्ड यूज़ करा हुआ है जस्टिफाइड बाय लॉ, इसलिए बी और जे मैंने अलग किया हुआ है। 76 79 आप पेयर में पढ़िएगा, याद रहेगा। इलस्ट्रेशन क्या है 79 की? ए सी जेड कमिट वॉट अपियर्स टू ए टू बी अ मर्डर। A. In the exercise to this best of this judgment exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending murderers in the fact, seizes A. Z. In order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offence though it may turn out that Z was acting in self defense. तो भैया A जो है वो क्या चीज़ देखते हैं कि ए सी जेड कमिट वॉट अपियर्स टू ए। तो ए को लगता है कि जेड जो है ना वो मर्डर करने वाला है और वो जो है ना जेड को बल्कि एकदम से पकड़ लेता है, एकदम से अरे उसको ये कुछ काम करने नहीं देता। इससे क्या है बाद में लेकिन ये पता लगता है भाई साहब जेड तो खुद विक्टिम था, ये तो सेल्फ डिफेंस अपने एक्सरसाइज कर रहा था। तो इसमें जो है ए की कोई गलती नहीं है। क्यों? ही फेल्ट जस्टिफाइड बाई द लॉ। उसने अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से और उसने अपने गुड फेथ के हिसाब से जो है जेड को पकड़ लिया। सेक्शन 77 बात करता है एक्ट जज। ये मैंने क्या है शॉर्ट में लिखा है एक्ट ऑफ जज। एक्ट ऑफ जज वन एक्टिंग जुडिशली। तो अगर कोई जज है वो जुडिशियल नेचर के हिसाब से अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो जो है जनरल एक्सेप्शन के अंदर जो है सेव्ड है, कवर्ड है। सेक्शन 78 बात करता है एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो इसमें क्या है, जब क्या नथिंग इज डन इन परसेंट ऑफ विच और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट ऑफ इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ़ इट इज़ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन इन फोर्सेज एंड ऑफेंस। तो बेसिकली भैया आप किसी को पकड़ के ला रहे हो, जज साहब ने कहा इसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाओ, वो कोर्ट रूम से बाहर जा रहा है, तो क्या यू आर डूइंग एन एक्ट इन परसेंट ऑफ अ जजमेंट। तो क्या जनरल एक्सेप्शन से आप जो है लाइबिलिटी जो है उससे सेव है। क्यों? नहीं तो अगर आप रैंडमली किसी बंदे को पकड़ेंगे तो क्या करें, रॉन्गफुल कन्फाइन करें, उसके ऊपर अननेसेसरी फोर्स लगा दे। तो ये क्या 78 आपको बचाता है इन सब चीज़ों से। सेक्शन 80 बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। इसमें क्या है, हैचेट उड़ गई। बेसिकली एक बंदा काम कर रहा होता है, उससे क्या होता है वो फावड़ा टाइप सा होता है ना, इससे ये काम करता है और एक्सीडेंट से ना इसका जो आगे वाला जो लोहे का हिस्सा होता है उड़ के चले जाता है सीधे और एक बंदे के लग जाता है। तो ये तो इसमें क्या है, ये जो उड़ के चला गया दूसरे बंदे को क्या है चोट लग गई। तो क्या ये एक एक्सीडेंट था, आपको पता थोड़ी ना था कि यार मैं ये जो चीज़ काम करूँ इसके आगे का हिस्सा उड़ के चले आया। कंडीशन क्या है, आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई नेग्लिजेंस नहीं थी। तो ये क्या है, एक प्योर एक्सीडेंट है। ये चीज़ हैचेट उड़ के चलेगी। और ये जो मैंने केस है ना आर वर्सेस डुडली स्टीफेंस बोर्ड पे था और मार के खा गया, ये जो केस है ये इधर आना चाहिए। मैंने ऊपर लिख दिया आर वर्सेस डुडली स्टीफेंस, आप इसको यहाँ काट दीजिएगा और सेक्शन 81 के केस के हिसाब से ही पढ़िएगा, 80 का केस नहीं है। ठीक, ये चीज़ यहाँ गलत लिखी हुई है, मैंने नीचे मेंशन कर दिया, आप ये देखिए इधर। आप ये 81 का केस मानिए आर वर्सेस डुडली स्टीफेंस। इसमें क्या सेक्शन 81 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। अब जैसे सपोज करिए एक बोट है, अब एक बंदा जो है वो बोट चला रहा है, क्या है उसके सामने ना एक बोट है 100, एक दो, एक बंदा है वो बोट चला रहा है, अब उसके सामने दो बोट्स आ जाती है, एक बोट पे 1000 लोग हैं और दूसरी बोट पे सिर्फ 2 लोग हैं। तब वो क्या करता है, और उसकी जो बोट है ना उसके ब्रेक फेल हो गए।
अब वो क्या करते हैं, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो जो है वो 2 बोट वालों को मार दे, वो 1000 बोट वालों को मार दे, तो अपनी बोट जो है वो 2 बोट वाले लोगों पे चढ़ा देता है, तो क्या उनको इंजरी हो जाती है। तो यहाँ क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ गया। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा हार्म बचाना चाहता था, वो 1000 लोगों को बचाना चाहता था, इसलिए उसने जो है अपनी बोट डाइवर्ट करके 2 लोगों की तरफ ले गई। क्यों? उसकी बोट के जो ब्रेक फेल हो गए थे। यही जो है सिंपल सी चीज़ जो है सेक्शन 81 कहते हैं। 82, 83, 84 ये आपको एज इट इज़ लाइन से याद होनी चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। तो भैया कोई भी कुछ चीज़ एक ऑफेंस नहीं है जो 7 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा ऑफेंस करे तो वो जो ऑफेंस नहीं है। 83 बात करते हैं एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, जो है 7 साल से तो ज़्यादा हो पर 12 साल से कम हो। इसमें जो वर्ड पूछते हैं ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, अगर उसकी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है तो उसका भी जो एक्ट है वो जो है ऑफेंस नहीं होगा। 84 बात करते हैं एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो कोई बंदा जो है अनसाउंड माइंड है, पागल है, समझ ही नहीं सकता, रैशनल डिसीजन ही नहीं ले सकता, तो वो भी अगर कोई एक ऐसा एक्ट कर रहा है तो वो भी जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट केस कौन सा है, आर वर्सेस मैकनॉटन्स केस। इसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर की जो सेक्रेटरी है उसको मार देते हैं और 84 के अंदर जो है केस कवर हो जाता है, बंदा पागल होता है। इसके अंदर क्या चीज़ आप याद रखना, 84 का आप याद रखना सेक्शन 98। क्यों? अब देखो ये बंदा तो बच गया, इसका कोई ऑफेंस नहीं है, कल को कोई पागल आपकी तरफ आए मारने के लिए तो आपकी क्या है, आप सेक्शन 98 यूज़ करके, प्राइवेट डिफेंस यूज़ करके उस अनसाउंड माइंड के बंदे को मार सकते हो। क्यों भैया, अगर वो पागल है तो आप तो अपने आप को बचा सकते हो ना उस पागल से। तो कहाँ दे रखा है, ये सेक्शन 98 में दे रखा है। सेक्शन 85, 86 मैंने टिक लगा रखा है, क्रॉस लगा रखा है। 85 बात करता है इंटॉक्सिकेशन, मतलब अगर कोई आपके विल के अगेंस्ट आपको शराब पिला देता है तो क्या है, अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कंडीशन क्या है, इनवॉलेंट्री, मतलब आपने खुद ना पियो, चुपचाप आपको किसी ने कुछ में डाल के मिला के मिक्स कर दिया। और 86 जो है क्रॉस की बात करता है, यहाँ क्या है, आपने वॉलेंटरीली शराब पी लिया, आपको पता है कि भैया अब आप अपनी साउंड जजमेंट छोड़ खो देंगे, तो इस केस में जो है यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्ट। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट केस क्या इंटॉक्सिकेशन का, वासुदेव वर्सेस पेप्सू 1956 का केस है। एक बंदा शराब पीता है और बगल में बैठे एक बंदे को सीधे गोली मार देते हैं। तो पूछ सकते हैं वासुदेव वर्सेस पेप्सू किसका केस है, आगे लिख देंगे इंटॉक्सिकेशन, आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। सेक्शन 87 की बात करते हैं। सेक्शन 87 इज एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। तो 87 जो है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया की बात करता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था टॉर्च के अंदर भी पढ़ा था। जब हम फेंसिंग करते हैं, फेंसिंग आपको पता है जब हम तलवारबाजी करते हैं, गेम भी है ओलंपिक्स में, तो हम अगर उसमें अगर एक बंदे को दूसरे बंदे से चोट लग जाए फेंसिंग करते वक्त, तो क्या है, VNFI वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजूरिया का वो है, उसकी इंटेंशन नहीं थी, पर आपको पता है कि भाई साहब आपको चोट लग सकती है, उसकी इंटेंशन आपको मारने की नहीं थी, यू आर जस्ट प्लेइंग अ गेम देयर ऑन द लेवल ऑफ ओलंपिक्स, पर क्या चोट आपको लग सकती है। तो किसके अंदर कवर है, सेक्शन 87 के अंदर। पीछे भी जो मैंने सेक्शन पढ़े हैं आपको सेक्शन याद होने चाहिए। आप LLM कर चुके हैं, आपकी LLM होने वाली है, अगर आपने IPC पढ़ी है तो आपको ये सेक्शन अच्छे से याद होने चाहिए, ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 93 ये बात करता है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, डॉक्टर ने पेशेंट को कहा सर अब आप नहीं बच पाओगे और वो मर जाते हैं, तो सेक्शन 93 के अंदर अगर डॉक्टर की नीयत साफ थी, वो उसको सच सच बताना चाहता था, गुड फेथ में बचाना चाहता था, तो डॉक्टर जो है वो बिल्कुल सेफ है। 94 बात करते हैं एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। देखो अगर कोई बंदा किसी को धमकी दे, अगर तूने ऐसे नहीं किया ना बेटा तो मैं तुझे मार दूंगा, तो क्या है, तो जो बंदा है अगर उनकी धमकी में आकर उसको मजबूर होकर किसी को कुछ मारना पड़ता है, लात घूसे मारने पड़ जाते हैं, तो बंदा जो है वो सेफ है। इसके अंदर 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मर्डर और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो भैया अगर कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक रख रहा है और वो आपसे मर्डर करा रहा है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट करा रहा है, तब तो देखो आपकी लाइबिलिटी होने के चांसेस है। इसके अलावा अगर वो कोई बंदा बंदूक रख रहा है आपके सर पे और कह रहा है देखो ये बिल्डिंग गिरा दो, ठीक, या इस बिल्डिंग में आग लगा दो या कुछ ऐसा कर दो, तो इसमें जो है आप सेक्शन 94 के अंदर बच जाएंगे। इसके अंदर एक लेटेंट मैक्सिम भी है, एक्टस में इन्वाइटो फैक्टस नॉट एस मीन्स एक्टस, मतलब द एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट बाय माई विल इज़ नॉट माई एक्ट। तो भैया जो एक्ट जो है मेरी विल के खिलाफ आप मुझसे करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती ज़रूरी करवा रहे हैं, वो मेरा एक्ट नहीं है। ये कहाँ दे रखा है, सेक्शन 94 के अंदर दे रखा है। सेक्शन 95 बात करता है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लिक्स। देखिए लॉ जो है डज नॉट टेक इनटू अकाउंट स्मॉल एंड ट्रिवियल मैटर्स। एक बंदा है उसने आपकी रबड़ चुरा ली बैठ के क्लास में, या उसने आपकी रबड़ ले ली, अब वो आपकी रबड़ जो है वापस नहीं दे रहे, ठीक है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट स्मॉल एंड ट्रिवियल मैटर्स।
अब इसमें क्या, एक बंदा है उसने आपकी रबड़ यूज़ कर लिया आपसे बिना पूछे, ठीक, अब वो रबड़ वापस दे दी। अब यार आप इसके लिए केस करने थोड़ी ना जाओगे, सर मैं क्लास में बैठा था इसने मेरी रबड़ यूज़ कर ली। ये क्या, सेक्शन 95 के अंदर जो है स्मॉल और ट्रिवियल मैटर्स के लिए जो है लॉ जो है इन सब चीज़ों को अकाउंट में नहीं करते हैं। 96 से 106 क्या है, प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सेक्शन 96 बात करता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन दी एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो भैया जो भी कोई एक ऑफेंस किया गया है किस लिए, अपने आप को बचाने के लिए, प्राइवेट डिफेंस के लिए, तो वो जो ऑफेंस है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 99 बात करता है क्या, ये एक्सेप्शन है, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कब कब आप प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये सेक्शन 99 में मेंशन है। इसके अंदर एक जो है पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड एक चीज़ है, ये आप खुद पढ़िएगा, आपको ये खुद पढ़नी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देख लीजिए, मैंने लिखी है 100, 101, 102, आप इसी तरीके से लिखना, उसके सामने 3, 4, 5 ये लिखना। 100 का लिंक 103 से है, 101 का लिंक 104 से है, 102 का लिंक 5 से। ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बात करता है, ह्यूमन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं। 100 ये सामने मैंने लिखी है, इसका लिंक जो है 103 से है। 101 मैंने आगे लिखा है, इसका लिंक जो है 104 से, और 102 मैंने आगे लिखा है, इसका लिंक जो है 105 से है। कंडीशन क्या है, ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड प्राइवेट डिफेंस की बातें करें और ये ह्यूमन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नंबर याद कर लेना, इसके अलावा नेट में और थोरो और डीप में नहीं घुसेंगे। 106 बात करता है प्राइवेट डिफेंस जब रिस्क या हार्म हो जाए इनोसेंट पर्सन का, या खुद अपनी आईपीसी खोल के पढ़ लीजिएगा। 106 की जो है इलस्ट्रेशन है, अच्छी इलस्ट्रेशन आप देखिएगा कि ए के ऊपर जो है मॉब मतलब भीड़ हमला कर रही है। अब उसको अगर अपने आप को बचाना है तो उसको मॉब पे फायरिंग करनी पड़ेगी, और सपोज करिए वो मॉब पे फायर करता है, उस मॉब में एक छोटा बच्चा भी था, मर जाता है, तो ए जो है, ए के ऊपर जो है प्राइवेट डिफेंस के थ्रू वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की जान खतरे में थी और उसकी जो इंटेंशन थी वो मॉब को भगाने की थी, ना कि मॉब के अंदर एक छोटे से बच्चे को मारने की पड़। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ देखिए, आप याद रखिए चैप्टर 4 और चैप्टर 16। चैप्टर 4 बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस जो हमने पीछे पढ़े हैं, कब आपके ऊपर जो है कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4। चैप्टर 16 बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। दोनों चैप्टर आपको ना पता होने चाहिए। देखिए सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात करता है, जब आप एक इंसान को मार देते हैं, इंसान ह्यूमन की बात करें, जब जब ह्यूमन की बात होती है तो होमिसाइड वर्ड यूज़ होता है। 299 ए जो है जब आपकी इंटेंशन है मारने की उसकी बात करता है। 299 बी जब आपकी जो इंटेंशन से एक बॉडीली इंजरी होती है उससे वो बंदा मर जाता है। 299 का जो 3 है जिसको हम कहते हैं 299 सी, ये बात करते हैं नॉलेज, जब आपको नॉलेज थी कि आपके इस एक्ट से, आपकी इस चोट से एक बंदा मर सकता है, तब जो है 299 के सी में कवर हो जाता है। सेक्शन 299 की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 304 के अंदर दे रखी है। ये देखिए जब 299 ए और बी कवर होगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 ईयर्स तक की सज़ा होगी इन दो में, और जब 299 सी जब आपको नॉलेज है तो अप टू 10 ईयर्स फाइन या फिर बोथ हो सकता है पनिशमेंट फॉर 299 सी। ये मैंने आपको ना इतना क्रिस्प और इतने शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, नहीं तो आप कितनी कोशिश कर लो, आईपीसी सुबह पढ़ने बैठे हो आपको रात हो जाएगी, आईपीसी ख़त्म नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन इसकी 299 की आप याद कर लेना, 3 एक्सप्लेनेशन है। पहली जो बात करते हैं एक डिजीज़ डिसऑर्डर और इन्फर्मिटी की बात करते हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन बात करते हैं कि जब भाई रिजॉर्ट टू प्रॉपर रेमेडी, और एक्सप्लेनेशन 3 बात करते हैं डेथ ऑफ चाइल्ड इन वूम। ये तीनों की तीनों एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, मेरी इस पर आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ लेना। पेपर में पूछ सकते हैं एक्सप्लेनेशन किस सेक्शन में या कौन से कहाँ मैंशनड है। करते हैं मर्डर। मर्डर में भी देखिए 4 चीज़ें हैं, जब आपकी इंटेंशन हो मारने की, जब इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी जिससे आपको मर्डर हो जाए, और सी जो है जब सफिशिएंटली, जब वो जो इंजरी है वो सफिशिएंटली इतनी डेंजरस थी कि उससे आप मर सकते हैं, आपको पता है भाई हर कोर्स में। और फोर्थ क्या है, इमिनेंटली डेंजरस, मतलब इमिनेंटली भाई बिल्कुल खतरनाक इंजरी है, हर हाल में उस बंदे की मरने के चांसेस हैं, वो जो है 300 के 4 में कवर हो जाएगा। इसके अंदर क्या चीज़ याद रखनी है, 300 के अंदर जो है 5 एक्सेप्शंस हैं, जब कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर नहीं होगा। एक चीज़ याद रखना, हर मर्डर जो होगा ना वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, पर हर कल्पेबल होमिसाइड ज़रूरी नहीं है कि वो मर्डर हो, याद रखना। देखिए व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर, कब नहीं होगा, पहला है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जब आपको किसी को एकदम से प्रोवोक कर दे, रुस्तम देखी है ना सबने वो वाली मूवी, वो सेकंड है एक्सीड कर दो आप जब प्राइवेट राइट ऑफ डिफेंस को। थर्ड है पब्लिक सर्वेंट के एक सिनेरियो दे रखे हैं। फोर्थ है जब सडन फाइट और क्वेरल हो जाए, विदाउट प्री मेडिटेशन, ये वर्ड पूछ लेते हैं, तब जो है वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, उसको आपको ये नहीं माना जाएगा कि आपकी तो इंटेंशन ही यही थी मर्डर करने। और फिफ्थ के कंसेंट ऑफ डिजीज,
और उस जो कंसेंट थी ना उस डिसीज़ की कि वो सुसाइड करना चाहता था या कुछ ऐसा सीन था, उस बंदे की जो उम्र है ना वो भाई साहब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर वो 18 साल से छोटा हुआ ना, आप सीधे मर्डर के अंदर चार्ज हो गए, आप इस एक्सेप्शन में नहीं आओगे। मुझे पता है आपको लग रहा होगा काश मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता, पर प्रॉब्लम ये है मेरे पास टाइम कम है और आप लोगों के पास भी, नहीं तो पूरे टॉपिक समझाने में ना 2 घंटे लग जाएंगे। अभी हम नेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए और बाकी जो है खुद बैरैक से उठा के एक बार यही सारी चीज़, इस चीज़ को मेन फोकस में पढ़ते हुए इसको पढ़ लीजिए। डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, इसके ऊपर 3 केसेस हैं। सबसे पहले है आर वर्सेस गोविंदा, दूसरा है एपी वर्सेस आर पुनैया और तीसरा है सरबजीत सिंह वर्सेस यूपी। इसके अंदर क्या माना गया था, हेल्ड मर्डर जो है एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमोसाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट केस जो है 1977 है। जब आपको टाइम मिले नेट के बाद तो इसके अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि कब कल्पेबल होमोसाइड होता है और कब मर्डर होता है। तो ये जो केसेस हैं यहाँ पे याद रख लेना है, डिफरेंस बताते हैं कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में, तीनों के तीनों जो केसेस हैं, और ये दोनों केस जो ऊपर वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है 304 है, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, जब जो है नेग्लिजेंस से डेथ हो जाए। ये जो है कल्पेबल होमोसाइड के अंदर कवर नहीं होगी। क्यों? कल्पेबल होमोसाइड में हमने देखा ना, इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो आपकी नहीं है। फिर भी अगर कोई उससे मर जाए तो क्या आपकी नेग्लिजेंस से कोई मर जाए, तो इसलिए वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं होती, तो इट शैल नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड। यहाँ जो केस आया था आपने टॉर्च के अंदर पढ़ा होगा मेडिकल नेग्लिजेंस का, जेकब मैथ्यूज वर्सेस पंजाब 2005 का, सुपर इंपॉर्टेंट केस है, आप ये याद रखना। सेक्शन 304 बी डाउरी डेथ, डाउरी डेथ के बारे में बताता है। और डाउरी डेथ के अंदर क्या क्या चीज़ है कि उस जो औरत की जो मौत है ना वो उसकी शादी के 7 साल के अंदर अंदर जो है उसकी जो है मौत हो जाए, ठीक है। प्लस कोर्ट को ये पता लग जाए कि दैट लेडी या दैट औरत वॉज सब्जेक्टेड टू अ क्रूएलिटी और हस्बैंड की भैया आप डाउरी लेके नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में ना कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है कि अगर उस लड़की की जो डेथ है वो 7 साल के अंदर अंदर हो जाए और कोई ये प्रूव कर दे कि भाई साहब घर लड़के वालों ने उससे क्रूएलिटी वगैरह की थी, तो वो क्या सीधे 304 भी डाउरी डेथ के अंदर जो है कोर्ट जो है प्रिज्यूम कर लेगा कि इस लड़की की डाउरी से डेथ हुई है। इसकी सज़ा एक चीज़ अच्छे से याद रखना, आप लिख लो, इसकी सज़ा जो है इट शैल नॉट बी लेस देन 7 years बट इट मे एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो आप ये कैसे याद रखोगे, 7 साल के अंदर अंदर वो लड़की मर गई तो मिनिमम सज़ा तो है 7 साल हो गई, और कब तक जा सकती है, टिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये जो है याद करने का तरीका है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। जब 2 सेक्शन है अबेटमेंट के, 305 306, जब किसी आप अबेटमेंट करते हो सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन, मतलब जो बंदा इंसेन है, थोड़ा पागल है, मानसिक संतुलन जिसका हिला हुआ है, ही कैन नॉट टेक रैशनल डिसीजंस, तो क्या है वो 18 साल से कम है तो यानी कि वो बच्चा हो गया, प्लस इंसेन है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, मेंटली वीक है, या शराब किसी कोई इंटॉक्सिकेटेड बंदा है वो। अगर किसी ऐसे बंदे को आप अबेट करते हो और सुसाइड कर लेता है वो बंदा कि अरे यार तेरे तो जीवन में कुछ है ही नहीं, तुझे मर जाना चाहिए, तो आपको पता है आपको डेथ तक हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 years तक हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। 306 जो है ये बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में बात करता है, और इसमें जो सज़ा है इट शुड बी इट आपको जो है अप टू 10 years जो है सज़ा हो सकती है, और प्लस फाइन भी। तो ये जो सेक्शन नंबर्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप सज़ा भी चाहे याद रखना क्योंकि यहाँ बच्चे की बात हो रही है। अटेम्प्ट के जो है हमारे पास देखिए 3 सेक्शंस हैं, देखिए 7 308 309 307 ये अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करते हैं। अगर कोई भी हर्ट नहीं हुआ तो 10 साल की सज़ा, हर्ट हो गया उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब हर्ट मतलब चाकू मार दिया अब चोट लग गई तो हर्ट में आ जाएगा। अगर कोई लाइफ कन्विक्ट है और उसके ऊपर वो 307 का कोई ऑफेंस करता है तो उसकी क्या है, डेथ होगी सज़ा। 308 बात करते हैं अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, कोई हर्ट कॉज नहीं हुआ बंदे पे तो 3 साल, हर्ट कॉज हुआ तो 7 years। 309 बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 1 महीने की, विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइनल बोथ। ये चीज़ आप याद रख लेना है, पेपर में पूछ सकते हैं। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, 309 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर ना केसेस फाइल हो गए। तो क्या है 1986 में मारुति श्रीपति, हनुमान जी को मारुति भी कहते हैं, तो क्या है क्रॉस, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है। 1987 में चीना जगदीश्वर, देखिए फिर भगवान आ गया ईश्वर, तो ये क्या है इसको वैलिड माना गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, सेक्शन सही है, होना चाहिए। पी रथिराम में इसको वापस अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और 1996 में इस सेक्शन को वापस कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया, टिक लगा रखा है मैंने, याद रखना। ये जो केस है ना 1996 वाला और 1994 वाला है, पूछ लिया जाता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशनल माना और कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। सेक्शन 323 324 ये देखिए ये सेम चीज़ बात कर रहा है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट VCH। इसमें क्या है
इसमें लेकिन सज़ा 1 साल और 1000 रुपये का फ़ाइन है, लेकिन इसमें सज़ा जो है 3 साल तक की है। पर क्यों? क्योंकि यहाँ जो है डेंजरस वेपन के यूज़ के बारे में बात की है। पेपर में आपसे ना ज़्यादातर 326 ही पूछेंगे। 325 बात करते हैं किसकी? पनिशमेंट फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। ये क्या है? पी से पनिशमेंट फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, पर यहाँ क्या है? डेंजरस वेपन। ये पी जो है ना, पी मतलब पनिशमेंट था यहाँ। ग्रीवियस का हर्ट करोगे 7 साल, अगर डेंजरस वेपन के साथ ग्रीवियस हर्ट करोगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन की सज़ा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें ना, यूजीसी नेट में आपसे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछेंगे। सज़ा वज़ा पूछने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछते हैं। सिलेबस में सब कुछ मेंशन्ड है, तो इसलिए मैं करा देता हूँ कि बाई चांस मैं पूरा करा दूँ, अगर उनका दिमाग फिर जाए तो वो कुछ मुश्किल क्वेश्चन पूछे तो आपको आ पाए। 326A वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज़ ऑफ एसिड। एसिड अटैक इसको कहते हैं। मिनिमम 10 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट टू LI, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। 326B बात करता है जब आपके ऊपर अटेम्प्ट किया जाता है वॉलेंट्री थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, तो यहाँ क्या है इसका आधा 5 साल से 7 साल तक की सज़ा है। ये जो चीज़ है ना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये मैंने आगे ढंग से लिखा हुआ है। 339 बात करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, 340 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, 341 बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और 342 बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। देखिए 39 की सज़ा 41 में है, 1 महीने से 500 रुपये तक की सज़ा है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सज़ा जो है वो 1 साल से 1000 रुपये। इनमें फ़र्क क्या है? रिस्ट्रेंट मतलब क्या होता है? ये 2 रास्ते बंद कर दिए जानबूझ के, तो आपको कहा इस तीसरे चौथे लंबे रास्ते से जाओ, तो ये जो हो गया रिस्ट्रेंट। कन्फाइनमेंट मतलब एक आपको कमरे के अंदर बंद कर दिया और एक ही रास्ता था बाहर जाने का, तो ये क्या है? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। तो कन्फाइनमेंट जो है बड़ा ऑफेंस है, इसलिए इसकी सज़ा यहाँ ज़्यादा है। ये वाइट वाले की सज़ा देखिए, इस वाइट वाले सेक्शन में 40 की सज़ा 42 में। 349, 50, 51 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछ लेते हैं आगे किस चीज़ का ऑफेंस है वो करके। 49 जो है फोर्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स जो है अपने आप में कोई भी ऑफेंस नहीं है, ठीक। 350 जो है क्रिमिनल फोर्स जो है वो एक ऑफेंस होता है, और इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है? जब कोई इंजरी हो, फियर हो, अनॉयंस को फोर्स का, तब जो है उसको क्रिमिनल फोर्स कहते हैं। 3 वर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। मूड अ बोट, एक बोट खड़ी थी, उसको चुपचाप आपने उसको खोल के जो है साइड बाय साइड खींच दूर ले गए, तो क्या ये आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर दिया। एक बंदा खड़ा है, आपने एकदम से फचाक से पानी मार दिया उसके ऊपर, तो डैश्ड अप वाटर। एक पर्दा नशीन औरत खरीदी, आपने उसका व्हील ऊपर कर दिया, तो क्या आपने क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर ली। एक कुत्ता खड़ा है, आपने उसको इनसाइड कर दिया, किसी के ऊपर भाई साहब बॉइलिंग वाटर फेंक दिया, तो क्या आपने क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर दिया। सेक्शन 351 बात करता है असॉल्ट की। देखिए अभी क्या है, ये क्रिमिनल फोर्स से पहले का स्टेप होता है। यू आर अबाउट टू यूज़ अ क्रिमिनल फोर्स। क्या है? जब आप कोई गेस्चर करते हो, कोई प्रिपरेशन करते हो, स्टिक उठा लेते हो, बेटा अब मैं तुझे मारने आऊँगा, तो ये क्या है? ये असॉल्ट। अभी आपने मारा नहीं है, यू आर गेटिंग रेडी, आपने चीज़ें जो है एक्शन में लानी शुरू कर दी है, उसको हम कहते हैं असॉल्ट। तो मेयर वर्ड्स डज नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। तो जैसे दिल्ली वाले लड़ते हैं ना, अबे मैं ये कर दूंगा भाई, मेरी गाड़ी में ये पड़ा मैं देख लूँगा, फलाना ठिकाना है ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, आपने सुना होगा। तो मेयर वर्ड्स डज नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, तो यही चीज़ जो है यहाँ इसने कहा है। पर हाँ इलस्ट्रेशन में देखिए, ए टेक्स अप स्टिक, तो जैसी जो बंदा है वो स्टिक उठा लेता है, तो भाई साहब अब उसने जो है दिल्ली वालों का सही रूप उसने धारण कर लिया, अब जो है लड़ाई के लिए वो तैयार है। ए टेक्स अप स्टिक, अब उसने स्टिक उठा ली, अब वो मारने आ रहा है, तो अब जो है ना वो असॉल्ट की श्रेणी में आ गया है। और इसके जो बाद वाली श्रेणी होगी, मतलब अब वो अटैक कर दिया, उसने आपको परेशान कर दिया, इंजरी कर दी, और आपके मन में फियर अनाउंस कर चुका है वो कि अब तो बेटा पिटने वाले हो, या उसने अब आपको मार दिए, तो क्या अब वो जो है क्रिमिनल फोर्स के अंदर चीज़ आ गई है। 54A देखिए जब आउटरेजिंग या मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन के ऊपर है। 54A सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करता है। 54B डिसरोब की बात करता है। 54C वॉयरिज्म की बात करता है। 354D स्टॉकिंग की बात करता है। ये जो ब्लू वर्ड्स है ना, आप इनको रट लेना, ये पक्का आपसे पूछ सकते हैं, इसमें और कोई रॉकेट साइंस मत लगाने बैठना। 377 जो है अननेचुरल ऑफेंस के बारे में बात करता है, ये मैंने देखिए लिखी है क्रोनोलॉजी। अननेचुरल ऑफेंस सेक्शन 377 के अंदर दे रखे हैं, ठीक। इसके ऊपर इतना इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस आ रखा है, देखो लिखा हुआ है नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है। 377 अननेचुरल ऑफेंस था। पहले क्या इसके अंदर क्या क्या था? उम्र कैद तक थी और 10 साल तक की सज़ा थी। 9, 13, 18 मैंने लिखा हुआ है NSN, ये वाला कोर्स केस आपको याद होगा, नवतेज सिंह जोहर वाला, तो सबसे एंड में आएगा 2018 में। इससे पहले आया था 9 में नाज फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली। देखिए नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली 2009 में क्या हुआ,
कोर्ट ने कहा जो सेक्शन 377 है ये बिल्कुल वायलेट करता है 21, 14 और 15 को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुरेश कुमार ने इसमें चैलेंज कर दिया। क्यों? देखिए, पहले नास फाउंडेशन प्लेंटिफ था, यहाँ जाके क्या हो गया, डिफेंडेंट हो गया। आपको पता है यही चीज़ जो है मेरे पेपर में आ गई थी और मेरे को क्रोनोलॉजी याद नहीं आ रही थी, पर मैंने एक छोटा सा दिमाग लगाया कि कोई चीज़ अगर यहाँ प्लेंटिफ है और यहाँ डिफेंडेंट हो गई है, तो यानी कि ये चीज़ डिफेंडेंट है, कभी तो पहले प्लेंटिफ होगा। अगर आप चीज़ समझ पा रहे तो इसलिए फिर मैंने नास फाउंडेशन को पहले लिखा, फिर सुरेश कुमार को यहाँ फर कर दिया। ठीक, सुरेश कुमार चौहान कौशल में क्या हुआ है, ये जो जजमेंट दिया था इसको रिवर्स कर दिया, उसने वापस जो है क्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377 को और कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। नवतेज सिंह वाले में क्या था, 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना बिल्कुल, प्लस जो एनिमल्स के लिए, लेकिन जो है अननेचुरल ऑफेंस अगर कोई एनिमल्स के साथ करे तो वो जो है 377 के अंदर कवर हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या था, सरकार जो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 ले आई, जिसको हम ट्रांसजेंडर पर्सन राइट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 के अंदर भी जो है सेम यही चीज़ बात कही जा रही है। आपको पता है ये जो ऑफेंस ऑफ रेप है इसकी पनिशमेंट के लिए ना इतनी सारी बैटल्स लड़ी गई हैं। बीइंग एन एडवोकेट ना आपको सब बातें पता होना चाहिए। तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र में एक इतना ग्रोसम रेप हुआ था, इसके केस फैक्ट्स जो है आप जाके पढ़ना है। पुलिस चौकी के अंदर ही, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वहीं रेप हो गया था। तो जो प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, इन सब लोगों ने मिलकर चिट्ठी भी लिखी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक, उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था 1983 में। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इसकी जो बात करी गई, ये करी गई एक्यूज्ड के ऊपर, नहीं तो क्या औरत को ही बताओ विक्टिमाइजेशन के अंदर जाना पड़ता था, औरत के ही कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाता था। सोचिए एक दौर ऐसा भी था। कस्टोडियल रेप के ऊपर था, 376 से 376D ऐड हुई, 228A आईपीसी का आया। ये जो मैंने सेक्शंस लिखे हैं ना, ये अपने आईपीसी में मार्क कर लो और रट के जाना है, पेपर में पूछ सकते हैं। इसके बाद निर्भया का आया केस 2012 में। इसके बारे में क्या हुआ, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 आया, जस्टिस वर्मा की कमेटी बैठी, इसमें क्या किया, फास्टर ट्रायल और हार्शर पनिशमेंट्स की बात हुई। इसके बाद क्या हो गया, कठुआ रेप केस हो गया 2018 का। अब क्या हुआ, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया 2018 का। पहले कौन से आए थे, 1983 और 2013 के। अब आए 2018 के। यहाँ मिनिमम क्या किया, रेप की जो सज़ा है 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी हर केस में। 16 साल से कम की अगर कोई लड़की है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है रेस्ट ऑफ लाइफ, अब तू मर बेटा जेल के अंदर। 12 साल से कम की बच्ची है, अगर उसके साथ कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता है तो मिनिमम 20 साल की सज़ा और डेथ तक का जो है प्रावधान है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर होना चाहिए, ट्रायल 2 महीने के अंदर होना चाहिए, और डिस्पोजेबल विद अपील जो है ये 6 महीने के अंदर बिल्कुल डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए। कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए एंटीसिपेटरी बेल का अगर जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है वो 16 साल से कम की है। और आईपीसी और पॉस्को में जिसमें जो पनिशमेंट ज़्यादा हो, आपको वो वाला जो है एक्ट फॉलो करना है। 375 जो है इसके अंदर एक चीज़ और है रेप के अंदर, इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ये जो केस है, या मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पहले क्या होता नाउ, अब क्या है, जो वाइफ जो है अगर वो 15 साल से ऊपर है और 18 से कम की है और हस्बैंड उसके साथ नॉन कंसेंचुअल कोहैबिटेशन करता है तो उसको जो है ना रेप माना जाएगा। बीवी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कभी भी उसके साथ कैसे भी फिजिकल रिलेशंस बना लीजिए, नहीं। अगर उसका कंसेंसस नहीं है तो वो जो है रेप माना जाएगा। पर क्या है, ये टाइम ड्यूरेशन है, जो 15 साल से तो बड़ी है पर 18 से अभी छोटी है। ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन है 376 रेप की मैंने बात करी कि देखिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट तक कर दिया है, यहाँ मिनिमम 10 साल की सज़ा कर दी, पहले 7 थी। मिनिमम 10 ईयर से लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, नेचुरल लाइफ तक की जो है यहाँ बात आ गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। ये सेक्शन आप खुद पढ़ना अच्छे से डिटेल में। 376 का जो है मैंने 3 रेड पेन से लिखा हुआ है। 16 साल से कम की अगर लड़की तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, मिनिमम जो है 20 साल तक की सज़ा है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी। और रेप के सेक्शन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आपकी आखिरी सांस भी ना जेल की दीवारों के अंदर ही निकले। 76 से वेजिटेटिव स्टेट के बारे में बात करता है, ये आप याद करिएगा। 376 AB अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ भी सेम सज़ा है। और पर यहाँ आप देखो, एक ही मैंने रेड पेन से लिखा है और विद डेथ, पता है क्यों, यहाँ एज देखो आप 12 साल से कम। अगर कोई 12 साल से कम के साथ ऐसा इंसान कोई ऐसे घटिया एक्ट करे उसको डेथ बिल्कुल मिलनी चाहिए। 376AB इसलिए आप याद रखना, यहाँ जो है डेथ का प्रोविज़न है। 376B रेप बाय हस्बैंड ड्यूरिंग सेपरेशन बाय वाइफ,
इसकी आप सज़ाएं याद कर लेना, सिंपल से। 376C जो है, अगर कोई बंदा अथॉरिटी में है, पुलिस में, इन सब से बात करता है। 376D गैंग रेप के बारे में बात करते हैं। 76D और DB आप याद रखना। यहाँ जो है गैंग रेप अगर 16 ईयर से कम की है वो, तो यहाँ सीधे जो है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कंसेप्ट है। कोई यहाँ नो मिनिमम 20 ईयर वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे देखो आप, यहाँ क्या है 376 में जो है ना, 376(3) में क्या रेप हुआ है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम 20 ईयर की है। पर यहाँ जो आप याद रखो, हम गैंग रेप की बात करें, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए ना यहाँ सरकार ने सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट करी है। 20 साल वाला भी कुछ नहीं है। जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकती थी सरकार उतनी कोशिश करी है कि उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस और पनिशमेंट्स हो जाए यहाँ। 376 DB गैंग रेप है 12 साल से कम उम्र की बच्ची का, तो सीधे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या डेथ होगी, ख़त्म। 376E अगर रिपीटेड ऑफेंडर है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ। ये हमने क्या है, सारे रेप से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आउटरेजिंग मॉडेस्टी। 354 में देखो मिनिमम 1 से लेके 5 साल तक की सज़ा है। 3 केसेस हैं 354 के, ये देखो मैंने यहाँ लिखे हुए शॉर्ट में, मेजर विशाखा साहू के नाम से। क्यों? जिससे मेरे को क्रोनोलॉजी याद रहे। पंजाब वर्सेस मेजर सिंह 1967 का केस है। विशाखा वर्सेस राजस्थान, इसके अंदर वो गाइडलाइंस आई थी सेक्सुअल हरासमेंट की, 97 का केस है। साहू वर्सेस बिहार 2006, तो मेजर विशाखा साहू, जिससे क्या है पेपर में मेरे दिमाग में सीधे आ जाए कि कौन सा केस पहले था, मैंने कहाँ पढ़ा है। तो आउटरेजिंग मॉडेस्टी मैंने पढ़ा था। 354A B C D ये हमने पीछे पढ़े हैं। तो इसकी ना क्या है, सज़ा वैसे पूछा नहीं जाती है, पर फिर भी मैंने लिख रखा है। ए में क्या है, पहले के जो 3 पॉइंट्स उसमें 3 है, और 1 अगर कोई आप सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास कर देते तो 1 साल तक की सज़ा है। किसी औरत को डिसरोब करते हो तो 3 साल से 7 साल तक की सज़ा है। वॉयरिज्म मतलब कोई कपड़े बदल रहा है, आप स्नूपिंग करके देख रहे हो, तो 1 से लेके 3 पहली बार, दूसरी बार 3 से लेके 7 साल तक की। स्टॉकिंग में क्या है, पहली बार आप करें अप टू 3 ईयर्स, उसके बाद आप करें अप टू 5 ईयर्स। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आया होगा। सॉरी गाइज़ अगर आपको ऐसा लगा कि मेरे को आईपीसी को और डिटेल में बताना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल कम है इस साइकिल के लिए। अगर यही सपोर्ट मुझे मिलता रहा तो आप चिंता मत करो, आईपीसी क्या, मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट इतनी डिटेल में बता दूंगा ना कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पर आज अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हम लोगों के पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बता रहा हूँ। एटलीस्ट ये प्रोविजंस और सेक्शंस तो आपको आईपीसी के लिए पढ़ लेने चाहिए, यूजीसी नेट के लिए। सो थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, वी विल सी यू अगेन।